हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके न्यू सेशन के साथ और आज हम लोग करने वाले हैं अपने घटना चक्र के पार्ट थर्ड को, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बीपीएससी एंड बीपीएससी टीचर एग्जाम। क्योंकि यहां से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। क्योंकि बीपीएससी का एक पैटर्न होता है कि वो जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आ रहा है, तो क्वेश्चन अप्रोक्स वहीं से देखने को मिल जाता है। तो अगर हम लोग उसका डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं अच्छे तरह से, तो हमारे लिए जो है हमारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपने सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं विद डिटेल डिस्कशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। तो गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय या फिर बी आर अम्बेडकर। तो गुरुदेव के नाम से हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, गुरुदेव के नाम से। अब याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म जो हुआ है वो जन्म हुआ है कलकत्ता में। कहाँ हुआ है? तो कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ है। जन्म कब हुआ है? तो 1761 में इनका जन्म हुआ है, 1761। और वो भी कब? तो 7 मई 1761। तो आप लोग मई 1761 याद रख के चलेंगे। मई 1761 में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ है। इनकी एक पुस्तक थी रविन्द्रनाथ टैगोर का, गीतांजलि। गीतांजलि जो था वो रविन्द्रनाथ गीतांजलि गीतांजलि जो था वो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक पुस्तक था। ओके, जिसके लिए 1913 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। 1913 में नोबेल प्राइज मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को। गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है गीतांजलि एक साहित्य था जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला है। ओके, आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। और अब यहाँ पे देखिए आप लोग, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय ही थे वो जो कि लाल बाल पाल त्रिगुट में से लाल बाल पाल लाल बाल पाल त्रिगुट। लाल बाल पाल का मतलब समझ रहे हैं? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल त्रिगुट में से लाला लाजपत राय ही ये कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष थे। लाजपत राय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष थे। मतलब आपसे पूछ लेगा कि लाल बाल त्रिगुट में से वो कौन था जो कि कांग्रेस का एकमात्र अध्यक्ष था, तो लाला लाजपत राय कांग्रेस के जो है आपके अध्यक्ष देखने को मिल जाते हैं, अध्यक्ष थे। तो लाल बाल पाल त्रिगुट में से लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए, मैंने एक क्वेश्चन कराया है, बट यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन में ही मैंने आपका डिटेल डिस्कशन कराया है और एक क्वेश्चन से आपको मैंने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट करा। 6 नहीं, एक यहाँ पे ले लीजिए 7। तो 7 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको यहाँ पे कराया है। तो डिटेल डिस्कशन मैं अच्छे तरह से करा रहा हूँ जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपको और ज़्यादा बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं और ज़्यादा अच्छे ढंग से करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, और मैं हमेशा नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे क्लास को लाइक करिए, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि इससे मुझे सपोर्ट मिलता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? सी राजगोपालाचारी, सुरेंद्र नाथ, राजेंद्र प्रसाद या बी आर अम्बेडकर। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, यहां क्या पूछा है आपसे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। वर्ड को याद ध्यान में रखेंगे। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो है वो सी राजगोपालाचारी देखने को मिल जाते हैं। ओके, अब याद आप लोग रखिए एक और चीज, हमारे जो थे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का फर्स्ट जो था गवर्नर जनरल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक।
तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम वेंटिक। सेकेंड आ जाता है हमारा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो हो वो लॉर्ड कैनिंग देखने को मिल जाते हैं, लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? भारत का प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय। वर्ड पे आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि वर्ड ही जो है आंसर को गलत करवा सकता है, ठीक है, तो वर्ड ध्यान देंगे। भारत का प्रथम वायसराय, तो ये भी आपके लॉर्ड कैनिंग ही हो जाते हैं। भारत का प्रथम वायसराय या फिर अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही हो जाते हैं। ओके, फोर्थ याद रखेंगे, भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन हो जाएगा बताइए आप लोग? तो ये हो जाते हैं आपके लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय कौन हो जाते हैं? तो लॉर्ड माउंटबेटन आपके भारत के अंतिम वायसराय देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपसे एक वर्ड ये लगा दे बस कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो आपको सी राजगोपालाचारी आंसर देकर के आना है। तो आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल कब हुई? तो 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। तो देखिए, पहली बात तो याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को जेल कब हुआ? तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था, ठीक है। और कितने वर्ष के लिए जेल हुआ था यहां पर ये पूछा है। तो इन्हें जो जेल हुआ था मेरे भाई वो आपके 6 वर्ष के लिए इनको जेल हुआ था। कितने वर्ष के लिए जेल हुआ था? तो 6 वर्ष के लिए बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक से आप लोग एक बात ये भी याद रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक की कुछ पुस्तक थी, उसको याद रखेंगे। पहला तो आप लोग याद रखिएगा गीता रहस्य। गीता रहस्य जो है आपके बाल गंगाधर तिलक के बुक का नाम है। उसके बाद याद रखिएगा आर्कटिक होम ऑफ बेदाज, आर्कटिक होम ऑफ बेदाज, आर्कटिक होम ऑफ बेदाज जो है ये बाल गंगाधर तिलक के बुक का नाम है, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज एंड गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक का एक उपनाम था, तो इनको लोकमान्य के भी नाम से जाना जाता था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जानते थे। तो बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या था? तो लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता था। और देखिए, बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु कब हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जो डेथ हुआ था मेरे भाई वो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ था। और एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को एकमात्र मुस्लिम जो कांधा दिया था तो वो कौन था? तो वो शौकत अली थे। तो बाल गंगाधर तिलक के अर्थी को, तिलक के अर्थी, अर्थी का मतलब समझ रहे हैं, जब कोई आदमी डेथ करता है तो उसको ले जाने के लिए कांधा दिया जाता है 4 आदमी से, उसी को अर्थी कहा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक के अर्थी को एकमात्र मुस्लिम एकमात्र मुस्लिम जिसने कांधा दिया, मुस्लिम जिसने कांधा दिया, कांधा दिया। तो कांधा किसने दिया था मेरे भाई? तो कांधा जो दिया था आपके शौकत अली ने दिया था, शौकत अली। तो शौकत अली, तो एकमात्र मुस्लिम जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कांधा दिया वो शौकत अली देखने को मिल जाते हैं। और यहां पर देखिए मैंने आपके एक क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन कंप्लीट कराया है? अप्रॉक्स 6 to 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कराया है आपका। तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, और आपके लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ऐसा कोई भी नहीं सोच के चलेंगे कि आपका बीपीएससी का टीआरई 4 नहीं आने वाला है। आपका बीपीएससी टीआरई 4 जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग अपने प्रिपरेशन को जारी रखेंगे क्योंकि आपका बीपीएससी का जो टीचर एग्जाम होने वाला है 4th वाला, तो वो जरूर आपका देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग अपने प्रिपरेशन को रोकेंगे नहीं और अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करते रहेंगे। क्योंकि बीच में आप लोग न्यूज़ देख रहे हो कि अनुपात समानुपात ऐसा रेशियो प्रोपोर्शन जो है कि बराबर हो गया है तो वैकेंसी नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं होने वाला है। आपको आपका वैकेंसी देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि अभी देखिए चुनाव का टाइम चल रहा है, इलेक्शन है बिहार में आपके 2025 में। तो इलेक्शन से पहले जो है नीतीश कुमार वो
अपने लिए कोई ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि उनका वोट कटे, ठीक है। तो TRE 4 कंफर्म है कि आएगा, तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को इसी तरह स्पीड में रखेंगे और कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं लाएगा कि TRE 4 नहीं आने वाला है तो अपना प्रैक्टिस छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस को जारी रखें आप लोग। तो TRE 4 कंफर्म आने वाला है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। झंडा गीत किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, बंकिम चंद्र चटर्जी या श्यामलाल पार्षद? तो झंडा गीत जो मेरे भाई वो लिखा है आपका श्यामलाल पार्षद ने। और झंडा गीत क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा गीत क्या था आपका? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो झंडा गीत किसने लिखा है? तो आपके श्यामलाल पार्षद ने लिखा है झंडा गीत। श्यामलाल पार्षद ने लिखा है आपका झंडा गीत। विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो है श्यामलाल पार्षद के द्वारा लिखा गया है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक का याद रख लीजिए नाम आप लोग। तो गीतांजलि जो था वो गीतांजलि, तो गीतांजलि जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के बुक का नाम है गीतांजलि। और रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पत्रिका भी थी, पत्रिका जिसका नाम था, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पत्रिका का नाम था साधना। और ये साधना के आपके रविन्द्रनाथ टैगोर संपादक थे। साधना, इसके संपादक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर से दो बात याद रखते हुए चलिएगा, गीतांजलि पुस्तक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का, और एक इनकी एक पत्रिका थी साधना जिसके की संपादक आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। मैथिली शरण गुप्त से याद रख लीजिएगा आप लोग, उनकी एक बुक का नाम याद रख लीजिएगा मातृभूमि। और एक याद रख लीजिएगा विजयादशमी। और देखिए फ्रेंड्स, आपका जो बुक से रिलेटेड या पत्रिका से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बुक या फिर आपके पत्रिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी से याद रखिएगा एक आनंद मठ। दूसरा याद रख लीजिए आप लोग वंदे मातरम। आनंद मठ और वंदे मातरम जो है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और आनंद मठ कब लिखा गया था? तो 1882 में लिखा गया था, 1882 में। और ये बीपीएससी के एग्जाम में, टीआरई के एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी टीआरई में ये कब आनंद मठ लिखा गया ये पूछा गया था। तो 1882 में आनंद मठ लिखा गया है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन। तो पटना से जो प्रकाशन होता था मेरे भाई वो इंडियन नेशन का होता था, इंडियन नेशन का, ठीक है। और कब यह प्रकाशन स्टार्ट किया गया था? तो 1931 में ये स्टार्ट किया गया था, 1931 में। उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकानाथ, स्वर्ण कुमारी या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो उपन्यास दुर्गेश नंदनी बंकिम चंद्र चटर्जी से आपका रिलेटेड हो जाता है, दुर्गेश नंदनी बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो ये दुर्गेश नंदनी इनका था ना, तो पहला उपन्यास था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास था। आपसे पूछ लेगा बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास कौन सा था? तो दुर्गेश नंदनी था आपका, ठीक है। और ये कब लिखा गया था दुर्गेश नंदनी? तो 1865 में लिखा गया है दुर्गेश नंदनी 1865 में लिखा गया है। कब लिखा गया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आनंद मठ आपसे पूछ लिया था, हो सकता है इस बार दुर्गेश नंदनी ही पूछ ले कि कब लिखा गया। तो 1865 में। बंकिम चंद्र चटर्जी से याद रखिएगा आप लोग एक आनंद मठ। और सन्यासी विद्रोह जो मेरे भाई जो है ना इसी पर बेस्ड है, सन्यासी विद्रोह पर बेस्ड है, विद्रोह पर बेस्ड है। आनंद मठ कब लिखा गया था? तो 1882 में। ओके, आई होप कि इतना दूर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, देवीलाल ने, मोरारजी देसाई। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है, ठीक है। और ये जो हमारे जो है पहले प्रधानमंत्री, मतलब पहले कहते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे पास के, क्या थे ये? प्राइम मिनिस्टर थे ये हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ओके, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं लाल बहादुर शास्त्री। सुभाष चंद्र बोस से याद रख लीजिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी इन्होंने।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी है इन्होंने? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी है। उसके बाद याद रखिएगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी है सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी है? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी है। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, एक सेकेंड आप लोग वेट करेंगे क्योंकि लाइट कट हो गया है, तो थोड़ा मैं इन्वर्टर में लाइन देकर आता हूँ, वेट करेंगे एक सेकेंड। तो चलिए अब हम लोग फिर देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते थे? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपका पॉलिटी का क्वेश्चन आ जाता है, पॉलिटी का क्वेश्चन। तो भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं भारतीय सेना के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधान, भारत के रक्षा मंत्री। तो सुप्रीम बल कमांडर होते हैं रक्षा बल के, वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, जो होते हैं सुप्रीम कमांडर। ओके, और देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं ना, भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो भारत के प्रथम नागरिक। और हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो फर्स्ट जो थे प्रेसिडेंट आपके कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले कौन थे राष्ट्रपति? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, आप लोग प्रेसिडेंट का आर्टिकल याद जरूर रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राष्ट्रपति का आप लोग आर्टिकल याद रख लीजिए। तो प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल होता है मेरे भाई, वो 52 से 62, 52 से 62 तक रहता है। आर्टिकल नंबर 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बात किया गया। और इसका एक ट्रिक है याद करने का, पिकानी कोका दियोदशम, पिकानी कोका दियो दशम। राष्ट्रपति को याद करने का एक ट्रिक है, पिकानी कोका दियोदशम। पी से ले लीजिए, पो से पद ले लीजिए, ये आर्टिकल नंबर 52 में है। ओके, का से ले लीजिए कार्यकाल की शक्ति, कार्य काल, का से ले लीजिए कार्यकाल की शक्ति। तो कार्यकाल की शक्ति जो है वो आर्टिकल नंबर 53 में है। नेक्स्ट ले लीजिए निर्वाचक मंडल, नी से ले लीजिए निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल जो आर्टिकल नंबर 54 में है। ठीक है, को से ले लीजिए आप लोग कोटा या रीति, ये आर्टिकल नंबर 55 में देखने को मिलता है। का से हो जाता है आपका कार्यकाल, का से हो जाता है आपका कार्यकाल, और कार्यकाल जो है आपके 56 में होता है। ओके, दी से होता है दोबारा, दी से हो जाता है, यहां पे ले लीजिए दूसरा कलर से, दी से हो जाता है दोबारा, मतलब कि एक ही आदमी कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये आपके 57 नंबर आर्टिकल में होता है। यो से आपका होता है राष्ट्रपति की योग्यता, और ये आपके आर्टिकल नंबर 58 में होता है। शो से आपका होता है शपथ, शो से शपथ, जो कि आपके 60 में होता है। शपथ 60, ठीक है, शपथ 60 में हो गया। और मोह से आपका आ जाता है महाभियोग, यहाँ थोड़ा गंदा हो गया बट आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। महाभियोग आपका जो आता है वो 61 में आता है। तो फ्रेंड्स देखिए एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा प्रेसिडेंट का आर्टिकल। प्रेसिडेंट जो आपके आर्टिकल नंबर 52 से 62 में आता है, और इसका एक ट्रिक है याद करने का, पिकानी कोका दियोदशम। पी से हो गया पद, आर्टिकल 52। का से हो गया कार्यकाल की शक्ति, आर्टिकल 53। नी से हो गया निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 54। को से हो गया कोटा या रीति, आर्टिकल 55। का से हो गया कार्यकाल, आर्टिकल नंबर 56। डी से हो गया दोबारा, मतलब एक ही आदमी कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, आर्टिकल नंबर 57। यो से हो गया योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता, आर्टिकल नंबर 58। सो से हो गया शपथ, आर्टिकल नंबर 60। और मो से हो गया महाभियोग, आर्टिकल नंबर 61। आई होप कि इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द 42वां संविधान, 44वां, 46वां, 74वां। तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1976। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, और इसके तहत में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, साथ में धर्मनिरपेक्ष, और साथ में क्या जोड़ा गया था? अखंडता। तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 42वां संविधान संशोधन के तहत। और 42वां संविधान संशोधन से और एक काम हुआ था कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा। 42वां संविधान संशोधन से 2 बात याद रखिएगा, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और एक बात याद रखिएगा, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया संविधान में। तो 42वां संविधान संशोधन से 2 बात को आप लोग याद रखेंगे। और अभी प्रेजेंट में मौलिक कर्तव्य कितना है? तो प्रेजेंट में मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है अभी 11 हैं। प्रेजेंट टाइम में फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? तो 11 हैं। 44वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। मौलिक अधिकार से हटाया गया। 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था, 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। चलिए फिर नेक्स्ट में, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना 1976, 1974, 1975, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिक्किम जो भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था वो कब बना था? तो ये बना था 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। 36वां संशोधन 1975 के तहत बना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत जो है सिक्किम जो है 22वां राज्य बना था। 22वां राज्य सिक्किम आपका कौन सा नंबर का राज्य बना था? 22वां राज्य बना था सिक्किम आपका। चलिए फिर नेक्स्ट में, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने में कैसा बहुमत चाहिए बताइए आप लोग? साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्य का अनुसमर्थन। तो आपको इसमें साधारण बहुमत का जरूरत पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो देखिए, भारतीय नागरिक को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के आधार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। बताइए यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, आप लोग बताने का ट्राई करेंगे। तो पहली बात देखिए, भारतीय नागरिक को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। ओके, कानून के समक्ष समता, तो कानून के समक्ष समता, तो ये सिर्फ देखिए, तो ये आपका यहां पे नहीं होगा। अल्पसंख्यकों का अधिकार, तो अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है ये भारतीय नागरिक को सिर्फ प्राप्त है, गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। उसके बाद जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, तो जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण जो है भारतीय नागरिक को भी प्राप्त है और गैर नागरिक को भी प्राप्त है, मतलब दोनों को प्राप्त है। तो यहाँ पे देखिए, आपको कानून के समक्ष जो समता है वो भारतीय नागरिक को और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। ओके, और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण तो दोनों को है, ये सिर्फ भारतीय नागरिक को नहीं है, ये दोनों को है, भारतीय नागरिक को भी है और गैर नागरिक को भी है। बट जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार, तो ये सिर्फ भारतीय नागरिक को है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है करेक्ट होने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, राज्यसभा के चेयरमैन हैं भारत के उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के प्रधानमंत्री। तो राज्यसभा के चेयरमैन भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है आपका बृहस्पति देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका बृहस्पति होता है। ओके, पृथ्वी जो होता है ना, पृथ्वी जो आपका होता है नीला ग्रह, नीला ग्रह। इसे नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ये एकमात्र ग्रह है, एकमात्र
प्लेनेट है जहां लाइफ पॉसिबल है, जहां जीवन संभव है, लाइफ पॉसिबल है। तो एकमात्र ग्रह जहां लाइफ पॉसिबल है वो है पृथ्वी। ओके, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह, लाल ग्रह मंगल। क्यों लाल ग्रह कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। और इसके दो उपग्रह हैं, दो उपग्रह हैं इसके। एक होता है फेबोस और दूसरा होता है डिमोस, फेबोस और डिमोस। शनि में देखिए आप लोग का रिंग प्रेजेंट होता है। शनि में क्या होता है? रिंग प्रेजेंट होता है। शनि में क्या होता है? रिंग प्रेजेंट होता है। और शनि का एक सबसे बड़ा ग्रह क्या, सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? शनि का एक सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का एक सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम क्या है? तो टाइटन। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? तो टाइटन। ये क्वेश्चन शायद आपको देखने को मिलता है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो नीफे के निर्माण में कौन सा तत्व पाया जाता है नीफे में? सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, बेसाल्ट और सिलिका, निकेल और फेरम। तो नीफे में जो मेरे भाई होगा ना, वो आपका निकेल और फेरम हो जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी का जो आंतरिक जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें ये नीफे का निर्माण होता है। तो वो निकेल और फेरम के वजह से होता है, निकेल और फेरम के वजह से होता है। नेक्स्ट, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, पृथ्वी के आयाम की माप से, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से। तो जियोडेसी क्या है? तो वो है पृथ्वी के आयाम के माप से रिलेटेड है, पृथ्वी के आयाम के माप से रिलेटेड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? उत्पादक हिरण, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, गौण उपभोक्ता घास, अवघटक जीवाणु। यहाँ पूछा है सही सुमेलित कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे उत्पादक हिरण है तो नहीं भाई, तो उत्पादक में आएगा क्या? तो उत्पादक में घास आ जाएगा या फिर पेड़ पौधा आ जाएगा, ये सब उत्पादक में आएगा। प्राथमिक उपभोक्ता में तेंदुआ आएगा आपका? अरे भाई, प्राथमिक उपभोक्ता में तेंदुआ कैसे आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता तो वो होते हैं जो कि पेड़ पौधों पे डिपेंड रहते हैं ना, तो ये नहीं होगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे हिरण आ गया, गाय आ गया, बकरी आ गया, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। गौण उपभोक्ता में क्या आएगा? गौण उपभोक्ता या फिर द्वितीयक उपभोक्ता ले लीजिए आप लोग, तो उसमें घास आएगा? तो नहीं भाई, ये घास तो नहीं आने वाला है। यहाँ पे गौण उपभोक्ता या फिर द्वितीयक उपभोक्ता में आप लोग तेंदुआ को लेके चल सकते हैं, तेंदुआ को लेके चलिए। यहाँ पे अपघटक, अपघटक में आपका क्या आएगा? जीवाणु। तो बिल्कुल, अपघटक में आपका जो आता है डिकम्पोजर में, वो जीवाणु आता है। तो यहाँ पे आपका सही सुमेलित पूछा है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो सही आपका अपघटक जीवाणु ही आपका सही सुमेलित देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? भूभाग सबसे कम है, सबसे कम पूछा है किस महाद्वीप का है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो भूभाग जो मेरे भाई सबसे कम है ना, वो आपका है ऑस्ट्रेलिया का। भूभाग का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल किसका सबसे कम है? तो ऑस्ट्रेलिया का। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो एशिया का, एशिया। तो एशिया का भूभाग सबसे बड़ा है या सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है आपका, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपके एशिया का देखने को मिल जाता है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? एशिया का। या आप ये भी घुमा के पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा भूभाग किसका है? तो एशिया आपका आंसर होने वाला है। और अच्छा ये बताइए कि महाद्वीप कितने हैं टोटल? तो टोटल 7 महाद्वीप हैं, टोटल 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीप कितने हैं टोटल? तो 7 महाद्वीप है। कॉन्टिनेंट कितने हैं? तो 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है, एशिया का है। और सबसे छोटा एरिया जो है आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंध घास का मैदान है? टेगा, प्रेरीज, पंपास या फिर सवाना। तो यहाँ पे आपका जो होगा वो उष्ण कटिबंध घास का मैदान सवाना देखने को मिलता है, सवाना। ओके, अच्छा, प्रेरीज कहाँ के घास का मैदान है? तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो प्रेरीज। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। दक्षिणी और दक्षिणी अमेरिका को पंपास कहा जाएगा। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को पंपास, दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को
पंपास कहा जाता है। और शवाना कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? तो शवाना जो आपके अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में क्या शवाना देखने को मिलता है। चलिए फिर नेक्स्ट में, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। तो शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 अगस्त 2010, 1 दिसंबर 2010। तो यहाँ करेक्ट आंसर 1 अप्रैल 2010 होने वाला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा, सोल, भारतीय संविधान की आत्मा किसे? मौलिक अधिकार का अध्याय, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अध्याय, संविधान की प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए, संविधान की आत्मा जो कहा जाता है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ओके। डीपीएसपी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व कितना में है? भाग 4 में है, याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32, ये भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई। तो यहाँ पे पूछा है कि संपत्ति के अधिकार को जो खत्म किया गया मेरे भाई, तो वो किसके शासनकाल में खत्म किया गया? तो वो खत्म जो किया गया था, इंदिरा गांधी नहीं, राजीव गांधी नहीं, तो खत्म किसके शासनकाल में करा गया है? तो वो मोरारजी देसाई के शासनकाल में खत्म किया गया है। ठीक ना। और देखिए, 44वां संविधान संशोधन के तहत खत्म किया गया था। 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को खत्म किया गया था 1978 में। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से खत्म किया गया था या हटाया गया था। और किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो वो मोरारजी देसाई के शासनकाल में। नेक्स्ट, अच्छा, तो फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और आप लोग इस सेशन को अच्छे तरीके से देख लेंगे, क्योंकि ये सेशन आपके बीपीएससी या फिर बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस सेशन को आप लोग नॉर्मल ढंग से नहीं लेंगे और इस सेशन को प्लीज़ आप लोग अच्छे तरह से पूरा देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, और एक बात आप लोग याद रखेंगे कि कल जो हम लोग का घटना चक्र का ही सीरीज चलेगा और वो हम लोग पार्ट 4 रहेगा। कल हमारा जो है संडे है, बट हम लोग क्लास करेंगे कल, क्योंकि अभी जो हमारे बीपीएससी का एग्जाम करीब है, तो इसलिए हम लोग कल भी क्लास करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।